नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत का पोस्टर बनेगी। तस्वीर ममता बनर्जी की है। ममता दीदी 48 घंटे के बाद कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल से आज शाम डिस्चार्ज हो गई। शाम 7 बजे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर हॉस्पिटल से बाहर आती दिखाई दी। व्हील चेयर पर ममता थी, उनके पीछे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और फरहाद हाकिम थे। ममता के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और 7 दिन के बाद ममता के पैर की चोट की फिर से जांच की जाएगी। हालांकि डॉक्टर्स तो ममता को हॉस्पिटल में ही रहने की सलाह दे रहे थे। डॉक्टर्स चाहते थे कि ममता फिलहाल हॉस्पिटल में रहकर ही रिकवर करे, लेकिन ममता ने हॉस्पिटल से घर जाने की इच्छा जाहिर की, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। जब ममता हॉस्पिटल से बाहर आई तो इस मौके को काफी लो प्रोफाइल रखा गया था। उस वक्त हॉस्पिटल के बाहर कार्यकर्ताओं की ज्यादा भीड़ नहीं थी। हालांकि ममता बनर्जी के चेहरे पर चोट का दर्द तो दिखाई दे रहा था। वो चाहकर भी व्हील चेयर से खुद उतरकर गाड़ी में नहीं बैठ पाई। उनकी सुरक्षा में तैनात अफसरों ने ममता को सहारा देकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया। ममता ने इस मौके पर किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं बोली, खामोश रही। उनका काफिला कालीबाड़ी स्थित उनके घर की तरफ निकल गया। लेकिन आज जो तस्वीरें हमने देखी हैं, आज जो खामोशी हमने देखी है, ये सिर्फ एक बानगी है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ममता की खामोशी का मतलब ये नहीं कि ममता चुप रहेगी। ममता की पार्टी अब दीदी की चोट पर खेला करेगी। ममता व्हील चेयर पर बैठकर रैलियों में जाएंगी। पहले मंच पर घूम घूम कर दौड़ती थी, लेकिन अब व्हील चेयर पर बैठकर गर्जना करेंगी। ममता के हॉस्पिटल में रहने के दौरान चुनाव के मोमेंटम पर असर पड़ रहा था। पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होना था, वो हो नहीं पाया। अब ममता हॉस्पिटल से बाहर आ गई हैं, तो परसों 14 मार्च को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और इसके बाद ममता की रैलियां शुरू हो जाएंगी। The 6-member medical board has re-examined the medical condition of Honorable CM today. She has responded well to the treatment and of her general condition improvement is being evident. The board members today opened the plaster slab and examined the wound. The hematoma which was there has diminished considerably in size and the condition of the ankle shows marked sign of improvement. Fresh new plaster slab has been applied. The medical board, after looking into her general and local wound condition, decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instructions. She has been advised to review after 7 days. That is right at this moment. She has been discharged because of her repeated request today with appropriate instructions and advices. तो डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी का प्लास्टर उतारकर चोट को देखा, एग्जामिन किया। चोट गंभीर है और फिर से उस पर नया प्लास्टर लगा दिया गया। डॉक्टर्स चाहते थे ममता भी रिकवर करने के लिए हॉस्पिटल में रहें, लेकिन वो घर जाना चाहती थी। ममता दीदी अपनी चोट के साथ घर चली गई और अब पश्चिम बंगाल में इसी चोट पर खेला होगा। बंगाल के हर चुनावी क्षेत्र में हर दाव आजमाया जाएगा और फिलहाल तो ममता बनर्जी का दांव बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ममता को चोट लगी है, लेकिन दर्द बीजेपी को हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस दीदी की चोट को इमोशनल इशू बना रही है, बीजेपी की साजिश के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस तरह के इल्जामात से पीछा छुड़ाने में पूरी ताकत से लगे हैं। इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियां आज फिर इलेक्शन कमीशन की चौखट पर गई।
कल भी दोनों पार्टियों के डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिले थे। आज फिर ऐसा हुआ। पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे, इल्जाम लगाया कि ममता पर हमला बीजेपी ने करवाया और आयोग से जांच की मांग की। लेकिन सौगत रॉय ने अपने आरोप साबित करने के लिए जो सबूत दिए उन्हें सुनकर हैरानी हुई। सौगत राय तो पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटने की कोशिश की। इसके साथ कोई घटना का लिंक है। एक लिंक तो है अचानक डीजी और एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया। दूसरा लिंक है बीजेपी को दो नेता दिलीप घोष और सौमित्र खान पहले ही बताया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कुछ होने वाला है। तीसरा है प्रधानमंत्री खुद ब्रिगेड में बोला कि नंदीग्राम जाने में दीदी का स्कूटी पलट जाए। तो ये तीन घटना को लिंक करिए और अब देखिए, जब ममता दी पर हमला हुआ तब कोई पुलिस का एसपी उधर नहीं था। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोला अभी पूरा कानून का स्थिति आपके हाथ में है। We want to know where is the lapses. They have replaced ADG law and order. They have replaced DG, and immediately after that this incident happened. The entire responsibility, according to us, is under Election Commission. Election Commission to prove where is the lapses and why it has happened, and they should be taken into task. अब ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की रैली में कहा था कि ममता की स्कूटी गिरेगी, लेकिन इस कमेंट को नंदीग्राम में ममता के साथ हुए हादसे के साथ जोड़ा जाए ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नरेंद्र मोदी ने तो एक व्यंग किया था क्योंकि ममता बनर्जी पेट्रोल के लिए प्रदर्शन करते हुए स्कूटी पर घूमी थी, लेकिन चुनाव है, सत्ता की जंग है और जंग में आप जानते हैं आजकल सब जायज होता है। अब ममता बनर्जी की चोट के सहारे तृणमूल कांग्रेस पूरे इलेक्शन के दौरान बीजेपी पर चोट करेगी। आज बंगाल के अलग अलग हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। नंदीग्राम में ममता के सपोर्टर्स ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया। दोपहर 3 से 5 बजे तक नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स काले झंडे लेकर सड़कों पर निकले। कोलकाता में मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन हुआ। ममता के समर्थकों ने साइलेंट मार्च निकाला। कोलकाता में हुए प्रोटेस्ट मार्च में ममता बनर्जी की सरकार में मिनिस्टर फरहाद हकीम भी शामिल हुए। फरहाद हकीम ने कहा ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है और वो जल्द ठीक होकर लोगों के बीच में जाएंगी। ममता बनर्जी जनता के आशीर्वाद से, ऊपर वाला के कृपा से ठीक हो जाएंगे। हर मंदिर में उनके लिए प्रार्थना हो रहा, हर मस्जिद में दुआ हो रहा, हर गिरजा में प्रार्थना हो रहा। ममता बनर्जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर से बंगाल की शेरनी वो फिर पूरा बंगाल घूमेगी और बीजेपी को गोल के ऊपर गोल देते रहेगी। खेला होबे बीजेपी गोल खाबे, तबे 294टार बेशी नয়। खेल होगा इसका मतलब? खेल तो शुरू हो गया। उनके पास जेट प्लेन है, उनके पास सीबी है, ईडी है, उनके पास दौलत है, उनके पास मसल पावर है और हमारे पास दीदी है। इस हादसे में ममता बनर्जी को चोट लगी है, ये दुखद है, लेकिन ये भी सही है कि ममता की चोट ने, ममता के दर्द ने उनके सपोर्टर्स को जगा दिया है। इसका असर क्या होगा, बीजेपी के नेता इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसीलिए कल तक भले ही ममता के बारे में तल्ख लहजे में बात हो रही हो, लेकिन अब बीजेपी के नेता कंट्रोल्ड भाषा में बहुत बोल रहे हैं, संयमित भाषा में बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा
एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ममता दीदी को चोट लगी तो सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी में तैनात लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, चुनावी मुद्दा नहीं है। ममता जी का आप बयान देखें ना, उनके दो बयान थे। एक बयान जब हादसा हुआ कि किसी ने मुझे धक्का दिया, किसी पार्टी विशेष का नाम ममता जी ने भी नहीं लिया। और ममता जी का जो दूसरा बयान आया हॉस्पिटल से, उस समय तो उन्होंने कोई वो भी जिक्र नहीं किया कि किसी ने मुझे धक्का दिया, उन्होंने क्राउड की बात की। मगर तृणमूल पार्टी उसके तुरंत बाद एक विपरीत बयान देती कि ये बीजेपी नहीं किया। नड्डा साहब पर अटैक होता है तब कहते हैं कि नहीं, नड्डा साहब के लोगों ने किया है। तो हमें इन सब बात से दूर रहना चाहिए। सिक्योरिटी थी वहाँ, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी मैं टीवी में देख रहा था, वो सब वहाँ थे, तो उनसे भी तो पूछिए ना कि क्या हुआ। तो इन सब बात में ये बहुत नॉन सीरियस ये जो बयान है, और दुख होता है कि एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी किस हद तक गिर सकती है। आमतौर पर जब कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी में चला जाता है तो पुरानी पार्टी के नेताओं के बारे में बात करते समय सम्मान का ख्याल नहीं रखता। लेकिन मैं दिनेश त्रिवेदी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने बार बार ममता जी कहा। किसी भी तरह से ममता बनर्जी के प्रति दुश्मनी या डिसरेस्पेक्ट प्रकट नहीं किया। यही होना चाहिए, अच्छी राजनीति की ऐसी परंपरा होनी चाहिए। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि चुनाव का वक्त है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वोट का नुकसान ना हो, और बीजेपी के नेता इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये बात क्लियर नहीं हुई कि ममता को चोट कैसे लगी तो नुकसान हो सकता है। इसलिए आज एक बार फिर बीजेपी की 8 नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। पीयूष गोयल की लीडरशिप में इस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के नॉमिनेशन से लेकर उन्हें चोट लगने तक का पूरा वीडियो फुटेज जारी करने की मांग की। 10 तारीख को जो घटनाक्रम नंदीग्राम में हुआ, हमने उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करी। चुनाव आयोग में जब भी कोई कैंडिडेट फॉर्म भरने जाता है और फॉर्म भरने के बाद जब वो किसी भी जुलूस में जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा उसकी पूरी वीडियोग्राफी करी जाती है। और हमने कहा है कि इस मामले के सच आने के लिए आवश्यक है कि जो इस पूरे मामले की जो फर्स्ट वीडियोग्राफी हुई है, जो रॉ वीडियोग्राफी पूरे मामले की है, उस पूरी वीडियोग्राफी को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। जाहिर है बीजेपी नहीं चाहती कि ममता बनर्जी की चोट इस चुनाव में बड़ा इशू बने। ये ममता का एडवांटेज पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ममता को चोट तो लगी है, फ्रैक्चर भी है, प्लास्टर भी चढ़ा है। उनका कैंपेन अब व्हीलचेयर पर बैठकर होगा। सहानुभूति ममता के साथ होगी। खास तौर पर महिला वोटर्स पर इसका असर पड़ सकता है। अब बीजेपी को यह देखना है कि इस डैमेज को कितना कम किया जा सकता है। अब तक इस चुनाव में बीजेपी ऑफेंसिव पर थी। मुस्लिम अपीजमेंट के सवाल पर, हिंदुओं के सवाल पर, पॉलिटिकल किलिंग्स के सवाल पर, बीजेपी वर्कर्स की मौत के सवाल पर, और इन सब बातों पर ममता बनर्जी डिफेंसिव पर थी। अब लगता है बाजी पलटेगी। अब ममता अटैकिंग मोड में होंगी, अपने ऊपर हुए हमले का इल्जाम लगाएंगी, जनता को अपनी चोट दिखाएंगी, और इस पर बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ेगा। बीजेपी सिर्फ यह कह पाएगी कि जब नड्डा पर हमला हुआ था उस समय ममता बनर्जी जी खामोश क्यों थी, उस समय उन्होंने पॉलिटिकल हमले की बात क्यों नहीं मानी। बीजेपी के लिए मैं कहूंगा कि राहत की बात यह है कि ममता की इस चोट को नाटक बताने वालों में वो नेता सबसे आगे हैं जो कई बरसों तक ममता के साथ जुड़े रहे, जो जनता से कहते हैं कि हम ममता की रणनीति को पहचानते हैं। उनका दावा यह है कि वो बता सकते हैं कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं, और इनमें सबसे आगे है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में उम्मीदवार है। सोमवार को ममता ने नॉमिनेशन फाइल किया था, आज शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर पर्चा दाखिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने
देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया, रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों के दर्शन किए। पहले सोनाचुड़ा के सिंह वाहिनी मंदिर गए, इसके बाद जानकी देवी मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने हवन किया। फिर शहीद वेदी भी गए, शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने पूजा की और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने रैली की। इस दौरान स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद थे। शुभेंदु जानते हैं कि पिछला चुनाव उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीता था। ममता की सरकार में 4 साल मंत्री रहे, अब बीजेपी के साथ हैं तो लोग सवाल तो पूछेंगे। इसीलिए नॉमिनेशन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी नहीं। तृणमूल कांग्रेस प्राइवेट कंपनी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। आज के 2021 সালে অনেকেই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যুক্ত হয়েছি। কেন? বারে বারে আমরা বলেছি যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো, এর বাইরে বাকি কারোরই সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। शुभेंदु अधिकारी बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि वो कंफ्यूज ना हो। मुकाबला सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, उनके और ममता बनर्जी के बीच है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस तो ममता के साथ मिले हुए हैं। शुभेंदु ने कहा भले ही सारे विरोधी एक साथ हो जाएं, लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी हारेंगी, बीजेपी जीतेगी। এর আগে কমিউনিস্টের সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই হতো, এর আগে কমিউনিস্টের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই হতো। এইবার লড়াই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি একদিকে, বাকি সব এক হয়ে গেছে। নন্দীগ্রামে সিপিএম এর প্রার্থী ঠিক করে দিয়েছে কে? তৃণমূল। দেখছেন আপনারা, সব এক হয়ে গেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে এবারে বিজেপি সরকার আনতে হবে। মাননীয় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো, চিন্তার কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা একদম নিশ্চিন্তে থাকেন। शुभेंदु अधिकारी के लिए कैंपेन करने पहुंची स्मृति ईरानी ने आज तीखा भाषण दिया। ममता बनर्जी पर चुन चुनकर हमले किए। स्मृति ईरानी अच्छी तरह से बंगला बोलती हैं, धारा प्रभा, इसलिए उनके भाषण पर काफी तालियां भी बजी, क्योंकि उनकी बात लोगों को समझ आ रही थी। भाषण की शुरुआत में ही स्मृति ईरानी ने जय श्री राम का नारा लगवाकर लोगों में जोश भरा और एक नया नारा दिया। स्मृति ने कहा बोल रहा है नंदीग्राम, सबके मुंह में जय श्री राम। আশীর্বাদ জানানোর জন্য ওটা দেখেই এখন ভিডিও জানতে পেরেছে, সে বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। चूंकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल के इलेक्शन में बाहरी बनाम बंगाल की बेटी को बड़ा इशू बना रही है, बांग्ला प्राइड को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है, ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं को बाहरी कहती हैं, खुद को बंगाल की बेटी। इसीलिए आज स्मृति ईरानी ने 80 साल की बुजुर्ग महिला की पिटाई की घटना की याद दिलाई, दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन पर लगी रोक का इशू उठाया, फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की बात की और फिर ममता से पूछा जिन पर जुल्म हुए वो सब बंगाल के थे, जिसने जुल्म किए वो खुद को बंगाल की बेटी बता रही हैं, क्या लोग ऐसी बेटी को वोट देंगे? দিদি বলেছেন মেয়েকে ভোট দাও, তাই জন্য আজকে নন্দীগ্রাম এসে আপনার সামনে দিদিকে জিজ্ঞেস করতে এসেছে
बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या, मुस्लिम तुष्टीकरण, दुर्गा विसर्जन, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ममता को मुश्किल में डालते हैं, जिन पर ममता को सफाई देनी पड़ती है। इसीलिए स्मृति ईरानी ने ये सारे इश्यूज उठाए। लेकिन स्मृति ईरानी ने ममता की चोट का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अब ये इस चुनाव में इशू बन सकता है। और बंगाल में इन सारी बातों का जवाब मिलेगा और नए सवाल पूछे जाएंगे जब बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर नरेंद्र मोदी बंगाल में कैंपेन करेंगे। 18 मार्च को मोदी की रैली पुरुलिया में होगी और फिर 20 मार्च को मोदी कोंटाई में पब्लिक मीटिंग करेंगे। मोदी का असर तो होता है। बीजेपी मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर बंगाल में चुनाव लड़ रही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी चार्ज्ड हैं। दीदी हॉस्पिटल से बाहर आ गई हैं और मुझे जानकारी मिली है कि ममता बनर्जी अब खामोश नहीं बैठेंगी। हो सकता है कल से ही पब्लिक मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाए। अगर ममता रैली में ना भी जा पाए तो हो सकता है घर में बैठकर, व्हीलचेयर पर बैठकर ममता रैली को एड्रेस करें। बंगाल में लोकतंत्र का उत्सव हो रहा है, मुकाबला कड़ा है, दोनों तरफ से बराबर की चोट है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खतरे में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में क्या कहा, ये आपको सुना। इससे पहले आज की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। आज एक बड़ा इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ है। आज दुनिया के 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेता एक साथ एक फ्रेम में मौजूद थे। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते दखल को, चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बने क्वाड की आज सबसे बड़ी मीटिंग हुई। इसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ स्टेट शामिल हुए। इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिकी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे वॉशिंगटन डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़े। जब मीटिंग शुरू हुई उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रात के 12:30 बज रहे थे। आधी रात के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इस मीटिंग का हिस्सा बने। जापान के प्राइम मिनिस्टर समेत सभी नेताओं ने इस मीटिंग में रीजनल सिक्योरिटी के साथ साथ कोरोना वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर बात की। इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को लेकर डिटेल में चर्चा हुई। बड़ी बात यह भी है, यह मीटिंग ऐसे वक्त हुई है जब भारत समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे मुल्कों का चीन के साथ ट्रेड या सिक्योरिटी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। मोटी बात यह कि ये सारे मुल्क मिलकर चीन को सबक सिखाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस समिट को एड्रेस किया तो उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। मोदी ने कहा, क्वाड एक ऐसी ताकत है जो इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन और इंक्लूसिव रखने के लिए कमिटेड है। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. मैं आपको याद दिला देता हूं कि सबसे पहले क्वाड 2007 में बनाया गया था, लेकिन 2017 तक इस पर कोई खास काम नहीं हुआ।
2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड को रिवाइव किया और तब से लेकर आज तक 8 बार अलग अलग लेवल पर इसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन आज पहली बार क्वाड समिट में चारों मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट एक साथ नजर आए। इससे अंदाजा लगता है कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट था। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि क्वाड पूरे इलाके के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। A free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. And this is a group of particularly important because it's dedicated to the practical solutions and concrete results. And we're renewing our commitment to ensure that our region is governed by international law, committed to upholding universal values and free from coercion. We've got a big agenda ahead of us, gentlemen, as you well know, but I'm optimistic about our prospects. The Quad is going to be a vital arena for cooperation in the Indo-Pacific. चीन के साथ दुनिया के 4 बड़े देशों का एक साथ आना, ये बड़ी बात है। ये ग्लोबल पावर बैलेंस के लिहाज से एक बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। आज के ज़माने में आमतौर पर आमने सामने लड़ाई नहीं होती। चीन की फौज सीमा पर हमारी फौज के सामने डटी रही, लेकिन पीछे हटना पड़ा। आजकल ज़्यादातर युद्ध पर्दे के पीछे से लड़े जाते हैं, टेबल पर बैठकर लड़े जाते हैं, बिजनेस के मोर्चे पर लड़े जाते हैं। अब तक चीन अपनी इकोनॉमिक पावर और फौज की ताकत के बल पर दूसरे देशों को धमका लेता था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने पहले चीन पर इकोनॉमिक स्ट्राइक की और इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर बनाया और अब दुनिया की बड़ी ताकतों को साथ लेकर चीन की नाकाबंदी करने की कोशिश शुरुआत की है। ये बड़ी बात है, लेकिन जिन लोगों को मोदी का विरोध करना है, हर बात में कमी निकालनी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है कल कुछ लोग कहें कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मोदी चीन से डरता है, मोदी चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते, इसलिए अब नरेंद्र मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर अपने आप को चीन से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। कल ही कहा गया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत का लोकतंत्र मजबूत था, मजबूत है और मजबूत ही रहेगा। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत की सेना का सामर्थ्य अपार है, तो आर्थिक रूप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना है, चर्चा का विषय है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गुंज है। आज भारत अभाव के अंधकार से बाहर निकलकर 130 करोड़ से अधिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है। हमने दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे हैं। यही भारत का आदर्श है, यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्व ज्ञान है। आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, भारत में भरोसा कर रहे हैं। यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है, यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है। आजकल एक खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश में लगी हैं। कोई कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, कोई कहता है भारत में आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है, कोई दावा करता है कि भारत में विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, कोई कहता है कि मीडिया को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है।
इसीलिए आज मोदी ने अच्छा किया, इस तरह की बातें करने वालों को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर आगे बढ़ रहा है। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। देश में पूरे साल आजादी के 75 साल होने का जश्न मनाया जाएगा। 75 हफ्ते तक प्रोग्राम चलेंगे। इन कार्यक्रमों की शुरुआत आज मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की। आज के ही दिन 1930 में साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसीलिए मोदी ने आज एक बार फिर दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई। आज साबरमती आश्रम से 81 लोगों का एक ग्रुप दांडी मार्च के लिए रवाना हुआ। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। हालांकि मोदी ने बताया कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर सिर्फ जश्न मनाना मकसद नहीं है। लक्ष्य यह है कि इस मौके पर आजादी के दीवानों को याद किया जाए, नई पीढ़ी को फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाए और इसके साथ साथ आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75 पर भी बात हो। बड़ी बात यह कि मोदी ने आज़ादी की लड़ाई के नायकों के नाम लिए। इसके बाद ये भी कहा कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जन नायकों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का वो उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हों, अंग्रेजों की फौज के सामने निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, रानी गाइडिनल्यू हो, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अत्फाउल्लाह खां, गुरुराम सिंह, टिटू जी, पोल रामास्वामी जैसे वीर हो, या फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथदर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और इसके बाद मोदी ने नमक हलाली और वफादारी की बात की। जैसा मैंने जिक्र किया था कि 91 साल पहले 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। यह मार्च अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नमक के ऊपर टैक्स लगाने को लेकर था। गांधी जी ने नमक बनाया था, कानून तोड़ा था। आज मोदी ने कहा कि नमक होता तो बहुत सस्ता है, लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी बहुत है। इसीलिए हमारे देश में नमक के मूल्य को उसकी कीमत से नहीं आंका जाता। हमारे यहां तो नमक का मतलब है वफादारी, ईमानदारी। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास। हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को
इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा, जन जन से जुड़ी उस नब्ज को पकड़ा और देखते ही देखते ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का संकल्प बन गया। मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 वर्ष मनाना, 75 हफ्तों तक जगह जगह समारोह करना, भारत के आज़ादी के जिन लोगों ने अपने प्राण दिए उनको याद करना बड़ा काम है, क्योंकि 75 साल हो गए। आज की हमारी नई पीढ़ी को, हमारे देश के युवाओं को आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के बारे में बताया जाए, आज़ादी कैसे हासिल की गई थी उसके बारे में बताया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को पता रहे आज़ादी की कीमत क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित हुआ है उसकी शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है। चिंता पैदा करने वाली खबर आपको बता दूं, देश के कई राज्यों में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। सबसे ज़्यादा हालात आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में आज भी करीब 16,000 नए मामले सामने आए। इसीलिए अब महाराष्ट्र के 8 जिलों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं। पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। परभणी और अकोला में भी 15 मार्च तक फुल लॉकडाउन रहेगा। जलगांव में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। अमरावती, अहमदनगर, नांदेड़ और औरंगाबाद में भी स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले पुणे में पिछले 3 दिनों में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं। इसलिए पुणे में सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने केंद्र सरकार से पुणे के लिए और ज्यादा वैक्सीन देने की अपील की। सबने वहाँ एक डिसीजन लिया है, सबने मिलके लिया है कि पुणे में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव की लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पुणे के लोगों को मिलने के लिए, या खाली पुणे नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहाँ सभी जगह पूरे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और उसके बारे में हमने सबने चर्चा की। सेंट्रल की जो टीम यहाँ आई थी उन्होंने भी कहा कि जो भी अपने देश में ज़्यादा पॉजिटिव संख्या मिल रही है वहाँ मैक्सिमम वैक्सीनेशन करना चाहिए। कल मैंने आपको नागपुर में लॉकडाउन के बारे में बताया था। 15 मार्च से नागपुर में लॉकडाउन लगेगा। अब नागपुर में वीकेंड पर लॉकडाउन पहले से था, इसलिए कल से 9 दिन तक नागपुर में सब कुछ बंद रहेगा। आज भी यहाँ करीब 2000 नए मरीज मिले। नवी मुंबई के पनवेल में आज से 10 दिन तक यानी 22 मार्च तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुंबई के पास पालघर जिले में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। एक स्कूल में 44 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबको क्वारंटीन करना पड़ा। इन सारी बातों की वजह से मुंबई में भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। आंशिक लॉकडाउन लगने की संभावना है, क्योंकि मुंबई में केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिन में करीब 4,500, 4,500 केसेस सामने आए। आज तो कोरोना के 1647 केस मरीज मिले। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसे देखकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे ही लापरवाही करते रहे लोग और रुग्ण की संख्या बढ़ते तो शायद अंशतः लॉकडाउन लगने की चांसेस है। ये रुग्ण की संख्या बढ़ती है, मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, तो चिंताजनक भाव है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर कुछ तो करेंगे। बात तो चिंता की है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिल्ली में जो फिगर्स बताए वो डराने वाले हैं। पता चला देश भर में करीब 2 लाख एक्टिव केसेस मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 71%, 71% यानी 1,40,000 मामले सिर्फ महाराष्ट्र और केरल के हैं।
इसलिए केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को काफी एहतियात बरतने के लिए कहा है। लेकिन एक और राज्य जहां कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं वो है पंजाब। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 1309 मरीज मिले। इसकी वजह से पंजाब के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, जबकि पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवांशहर, लुधियाना, होशियारपुर, मोहाली और फतेहगढ़ साहब इन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू रफ्तार का एक नुकसान उन स्टूडेंट्स को हुआ है, छात्रों को हुआ है, जो पिछले कई साल से एमपीएससी यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। सरकार ने कल एमपीएससी की परीक्षा को 7 दिन के लिए टालने का फैसला किया तो स्टूडेंट्स भड़क गए। आज दिन भर महाराष्ट्र के कई शहरों में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए ट्रेन के टिकट बुक करा लिए थे, अब उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरी मुश्किल यह है कि एग्जाम 1.5 साल में 5 बार टाले जा चुके हैं, इसलिए नाराजगी तो है। बहुत से स्टूडेंट को डर है कहीं वो ओवर एज ना हो जाएं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स गांव से आकर शहरों में रहकर एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके सामने पैसे की दिक्कत भी है, खर्चा बहुत होता है। एग्जाम टलने से लड़कियों को कितनी दिक्कत है, इसका अंदाजा आपको इनकी बात सुनकर लग जाएगा। मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ और हमारे मम्मी पापा जो है ना खेती करते गांव को, उधर से उन्हें हमको जो आर्थिक परिस्थिति को सामना करना पड़ता है ना, यहाँ रहने का बहुत खर्चा होता है। लेकिन सरकार हर बार आगे आगे एग्जाम को बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि एग्जाम लेते नहीं, कोरोना हम आत्महत्या करके मरने के अलावा हम कोरोना से मर जाएंगे, लेकिन हमारे एग्जाम होना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। किसी के साथ किसी के साथ देखिए छात्रों, हम बताएंगे, देखिए आप लोग का स्वास्थ्य भी जरूरी है और आपकी परीक्षाएं भी जरूरी है। आप मुझे बताइए, आप कब से यहाँ पर आए हैं और आप सरकार को क्या करना चाहते हैं? मैं यहाँ से 2 साल से हूँ, नगर से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर वाले भी खेती करते हैं और जो खर्चा है वो हर टाइम हमें टॉलरेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम रहते हैं, इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई करते नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, उनका भी हमें सामना करना पड़ता है। अगर आप हर टाइम एग्जाम आगे बढ़ाओगे तो प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी, एज बढ़ता है, घर से प्रेशर भी रहता है, तो हम क्या क्या टॉलरेट करें? एग्जाम का प्रेशर, घर वालों का, सब कुछ टॉलरेट करना पड़ता है। तो मैं भी सरकार से यही विनती करूंगी कि उन्होंने एग्जाम टाइम पे लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स की बात तो सही लगती है, एग्जाम तो टाइम पर होने चाहिए और उनका तर्क भी बिल्कुल सही है। उनका कहना है जब रैलियां हो सकती हैं, इलेक्शंस हो सकते हैं, नेताओं के बच्चे की शादियों में हजारों लोग शामिल हो सकते हैं, तो फिर एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? रिस्क ये उठाना चाहते क्योंकि 5 बार उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन किया हुआ है। यहाँ पे पूरे बच्चों का एज बढ़ता जा रहा है, प्रेशर में है सब। मतलब पिछले 1.5 साल से ये एग्जाम पोस्टपोन होते आ रहे, इसलिए सब ये गुस्सा आने का एक ही रीजन है कि उन्होंने एग्जाम 2 दिन के बाद सब स्टूडेंट्स अपने अपने जिलों में पहुंच चुके हैं और पढ़ाई सबकी चल रही है और उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया हुआ है हर बार यही चल रहा है। इसके लिए ये पूरे स्टूडेंट्स, ये छात्र रास्ते पे उन्होंने अपनी जो डिमांड्स है वो मांगी है। आप लोग कहाँ से आए ये बताइए, कितने सालों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और क्या पैसे बचे नहीं बचे जो जिस वजह से आप लोग इतना ज्यादा आक्रामक? सर मैं यहाँ पे 4 साल से यहाँ पे हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। ये एमपीएससी करके जो एमपीएससी करे यहाँ पे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट फार्मर्स के स्टूडेंट है, किसान के बच्चे ये पूरे, और 10,000 रुपए हमें खर्चा लगता है पूरा महीने का। अभी क्या हुआ है, 2 साल से एग्जाम ही नहीं है, 5 बार हो गए एग्जाम पोस्टपोन होके और पूरे बच्चे ये वेट करे कब एग्जाम होती है। हमारा मुद्दा यही है, गवर्नमेंट से मांगे, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के एग्जाम ले सकते हैं, आप इलेक्शन ले सकते हैं, उधर आपकी रैलियां हो सकती है, उधर आपके बच्चे की शादियां हो सकती है, तो हमारे एग्जाम क्यों नहीं हो सकती? मुझे लगता है इन स्टूडेंट्स की बात बिल्कुल सही है। सरकार के इस दावे में कोई दम नहीं है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा तो क्या हो गया, इसलिए सिर्फ 7 दिन के लिए एग्जाम टाला गया है, ये तर्क दे रहे हैं। लेकिन इनको एग्जाम पहली बार तो नहीं टाला गया। अब सरकार कह रही है कि 21 मार्च को परीक्षा होगी, लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट की नाराजगी बिल्कुल जायज है। अगर सरकार 3 महीने पहले मंदिर मस्जिद खोल सकती है,
अगर सरकार शादी ब्याह में लोगों के इकट्ठा होने की मंजूरी दे सकती है, अगर पब खुल सकते हैं, तो फिर एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? और सबसे बड़ी बात, अगर एक बार एग्जाम पोस्टपोन हो तो समझा जा सकता है अब तक 5 बार परीक्षा को टाला जा चुका है। यह छात्रों के साथ अन्याय है। एक और बड़ी खबर यह है कि मुकेश अंबानी के घर के पास मिली बारूद से भरी कार के तार अब इंडियन मुजाहिदीन तक पहुंच गए हैं। जिस फोन से मुकेश अंबानी को धमकी दी गई थी, वो फोन तिहाड़ जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर के पास से बरामद हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन अख्तर तिहाड़ की जेल नंबर 8 में बंद है। तहसीन अख्तर के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है, उस पर ही टेलीग्राम चैनल एक्टिवेट किया गया था। टोर ब्राउजर के जरिए डार्क नेट पर वर्चुअल नंबर क्रिएट किया गया था और फिर उसी से धमकी भरा पोस्ट तैयार किया गया। जानकारों के मुताबिक 26 फरवरी को टेलीग्राम ऐप पर यह चैनल शुरू किया गया और मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज 27 फरवरी की रात को ऐप पर पोस्ट किया गया। इस मैसेज में क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करने की मांग भी की गई और इसके लिए मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया गया। जब लिंक खोला गया तो वो एक्टिव नहीं था। इसके बाद एक साइबर एजेंसी की मदद से मैसेज भेजने वाली फोन की लोकेशन को पता लगाया गया। इसी में मोबाइल के तिहाड़ जेल में होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने तिहाड़ जेल में रेड मारकर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से यह फोन बरामद किया। तहसीन अख्तर कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में उसे फांसी की सजा हो चुकी है। तहसीन अख्तर टेक्निक का एक्सपर्ट है, साइबर क्राइम में माहिर है। यह खतरनाक आतंकवादी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली के बम धमाके के अलावा और भी कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। और अब मुकेश अंबानी को धमकी के केस में इसका नाम आया है। इसने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।